जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले से देश गुस्से में है। पीएम मोदी के कड़े फैसले के बाद यूपी में रह रहे पाकिस्तानियों पर एक्शन शुरू हो गया है। तो वहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की फर्जी डिग्री मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है। आज यूपी डायरी में देखिए दो बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं हूं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। पीएम मोदी के कड़े फैसले के बाद यूपी में रह रहे पाकिस्तानी बासिंदों पर एक्शन शुरू हो गया है। बरेली से 1 और बुलंदशहर से 5 पाकिस्तानियों को उनके देश डिपोर्ट कर दिया गया है। वहीं ग्रेटर नोएडा में रह रही सीमा हैदर भी पाकिस्तान भेजी जा सकती हैं। इस तरीके की बात निकलकर सामने आ रही है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से यूपी में हाई अलर्ट है। यूपी पुलिस विभाग के लोकल इंटेलिजेंस विंग एलआईयू ने सभी 75 जिलों से इनपुट मांगे हैं। किस जिले में पाकिस्तानी कितने दिन से रह रहे हैं, क्या उनके पास वीज़ा है, वीज़ा है तो किस कैटेगरी का है, इस तरीके के सवालों से जवाब मांगे गए हैं। पाकिस्तान के कराची में दिल्ली मेंशन नॉर्थ रोड निवासी शहनाज बेगम का मायका बरेली के बारादरी थाना क्षेत्र में है। 1982 में उनकी पाकिस्तान में शादी हुई थी। शादी के बाद वह वहीं जाकर बस गईं। शहनाज ने बताया कि वह बीच बीच में अपने परिवार से मिलने के लिए भारत आती रहती हैं। इस बार 24 मार्च को अपनी बीमार मां को देखने पाकिस्तान से अमृतसर आई थी। वहां से बरेली आने के लिए पंजाब मेल में सवार हुई। रामपुर के पास सुबह के वक्त नींद आ गई, तभी पर्स चोरी हो गया। उसी पर्स में वीज़ा, पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज रखे थे, जिसकी जीआरपी बरेली में गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। 45 दिन का वीज़ा था। पुलिस कस्टडी में दिल्ली भेजा गया है उनको। शहनाज भारत में 45 दिन के वीज़ा पर आई थी, जो 6 मई 2025 तक वैध है, मगर केंद्र सरकार के सख्त रुख के बाद उन्हें समय से पहले ही भारत छोड़ना पड़ रहा है। बरेली पुलिस ने बुधवार देर रात शहनाज को नोटिस जारी किया। नोटिस में कहा कि शहनाज को 48 घंटे में देश छोड़ना होगा। उन्हें बाघा बॉर्डर के माध्यम से पाकिस्तान वापस भेजा जाएगा। इसके लिए सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है। पुलिस ने कहा कि शहनाज को पाकिस्तान जाने के लिए दिल्ली एम्बेसी में संपर्क करना होगा। गुरुवार दोपहर करीब 1 बजे शहनाज को पुलिस कस्टडी में कार से दिल्ली भेजा गया है। साथ में उसका भाई तालिब भी गया है। अब यहां से उसे पाकिस्तान भेजा जाएगा। एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि शहनाज विशेष उद्देश्य प्रवेश वीज़ा पर बरेली आई थी। इनके वन टाइम ट्रेवल डॉक्यूमेंट के लिए एलआईयू और संबंधित एजेंसियों से पत्राचार किया गया है। वहां से जो भी दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं, उसके तहत पुलिस कार्रवाई कर रही है। भारत सरकार की तरफ से जो भी निर्देश प्राप्त हुए हैं, उसके संबंध में भी उन्हें लिखित में अवगत करा दिया गया है। भारत सरकार के आदेशों के मुताबिक शहनाज को 48 घंटे में देश छोड़ना होगा। उसके पास वीज़ा नहीं है। एसएसपी ने बताया कि बरेली में दीर्घकालिक वीज़ा पर 34 लोग हैं, जिनका समय समय पर सत्यापन कराया जाता है। बुलंदशहर की बात करें तो बुलंदशहर से 5 पाकिस्तानी महिलाओं को वापस भेजा गया है। ये सभी 30 और 40 दिन के विजिटर वीज़ा पर अपने रिश्तेदारों से मिलने आए थे। वीज़ा रद्द किए जाने की सूचना मिलते ही वे बुलंदशहर एलआईयू दफ्तर पहुंची और अटारी बॉर्डर की ओर रवाना हो गई। खानूम अप्रैल में बुलंदशहर आई थी। उनका नरसैना के चंदियाना गांव में मायका है। एलआईयू ऑफिस में खानूम फूट फूट कर रोने लगी। वहां मौजूद एक शख्स ने उन्हें दिलासा दिया। कहा, आप परेशान न हों, जब माहौल ठीक हो जाएगा तो दोबारा लाएंगे। इस पर खानूम बोली कि अब बहुत मुश्किल है, 12 साल बाद तो आने का मौका मिला था, अब फिर पता नहीं कब मौका मिलेगा। नसाबा खान ने बताया कि वह 11 अप्रैल को सयाना में कोतवाली के सामने स्थित अपनी मां और भाई के घर आई थी। जब उनके पिता जीवित थे, तब वह हर साल मायके आती थी, लेकिन अब लगभग 6 साल बाद आई हैं। नसाबा की शादी पाकिस्तान के कराची स्थित गुलशन ये पार्क में हुई थी। उन्होंने कहा कि अगर 1 या 2 साल में वीज़ा मिल जाए तो वह अपने मायके आसानी से आ जा सकती हैं। पहलगाम में पर्यटकों की हत्या के सवाल पर नसाबा ने कहा कि हत्या किसी की भी हो, वह गलत है। सरकार के निर्देश पर नसाबा को सयाना से वापस पाकिस्तान भेज दिया गया है। 18 पाकिस्तानी लॉन्ग टर्म वीज़ा पर रह रहे हैं। बुलंदशहर में 18 पाकिस्तानी नागरिक लॉन्ग टर्म वीज़ा पर रह रहे हैं। ये सभी भारतीयों से विवाह कर चुके हैं और भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर रखा है। पुलिस और प्रशासन इसकी नियमित निगरानी कर रही है। एसएसपी दिनेश कुमार सिंह के अनुसार
सरकारी आदेश के बाद पाकिस्तानी नागरिक स्वयं डिपोर्ट की प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं। वीजा नियमों के अनुसार ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए वे सरहद पार जा सकते हैं। क्या सीमा हैदर को भी भारत छोड़कर पाकिस्तान जाना होगा? सोशल मीडिया पर लोग इस सवाल पर बहस कर रहे हैं, क्योंकि सीमा हैदर अवैध तरीके से भारत पहुंची थी। अब सवाल यह भी है कि पिछले माह पैदा हुई उनकी बच्ची का क्या होगा? क्या उसको नागरिकता मिलेगी? इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों के मुताबिक सभी पाकिस्तानी नागरिकों को हर हाल में भारत को छोड़ना ही पड़ेगा। ऐसी हालात में सीमा हैदर को भी भारत छोड़ना पड़ सकता है। हालांकि ऐसा करना आसान नहीं होगा। दरअसल राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह सीमा हैदर को भारत में रहने की इजाज़त दे या नहीं। एक और तथ्य ध्यान रखने योग्य यह है कि सीमा हैदर ने भारतीय नागरिक सचिन मीणा से शादी की है। सचिन से उसका एक बच्चा भी है। ऐसे में यूपी सरकार की प्रतिकूल रिपोर्ट आने पर ही सीमा हैदर पर कार्रवाई होगी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। भारत आए पाकिस्तानी नागरिकों को इस रास्ते से लौटने के लिए 1 मई तक का वक्त दिया गया है। पाकिस्तानी नागरिक अब भारत दौरा नहीं कर सकेंगे। भारत में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने के लिए 48 घंटे का समय दिया गया है। सभी पाकिस्तानी नागरिकों के वीज़ा रद्द कर दिए गए हैं। तो वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ दायर याचिका स्वीकार कर ली है। 6 मई को याचिका पर सुनवाई होगी। याचिका में कहा गया है कि डिप्टी सीएम ने फर्जी डिग्री लगाकर 5 अलग अलग चुनाव लड़े। कौशाम्बी में फर्जी डिग्री के आधार पर ही इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से पेट्रोल पंप हासिल किया है, इसलिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। यह याचिका भाजपा नेता और आरटीआई कार्यकर्ता दिवाकर नाथ त्रिपाठी ने दायर की है। 2 साल पहले दिवाकर की याचिका हाईकोर्ट ने निरस्त कर दी थी। कहा था कि याचिका तथ्यहीन है, याचिका में लगाए गए आरोपों में बल नहीं है। इसके बाद दिवाकर नाथ त्रिपाठी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को निरस्त करते हुए कहा था कि हाईकोर्ट में फिर से याचिका दाखिल की जाए। इसके बाद दिवाकर ने हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की, जिसे कोर्ट ने गुरुवार को स्वीकार कर लिया है। याचिकाकर्ता की तरफ से वकील रमेश चंद्र द्विवेदी और यूपी सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने और शासकीय अधिवक्ता AK सर्ण ने बहस की। आरटीआई एक्टिविस्ट का दावा है कि डिप्टी सीएम ने साल 2014 में फूलपुर लोकसभा सीट से नामांकन के दौरान हलफनामे में अपनी डिग्री BA बताई। इसमें दिखाया गया कि उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन से साल 1997 में BA किया था। डिप्टी सीएम ने साल 2007 में प्रयागराज के पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा। इस समय जो हलफनामा दिया गया उसमें बताया गया कि उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन से 1986 में प्रथमा, 1988 में मध्यमा और 1998 में उत्तमा की थी। प्रथमा की डिग्री को कुछ राज्यों में हाई स्कूल, मध्यमा को इंटर और उत्तमा को ग्रेजुएट का समकक्ष मान्यता दी है। हिंदी साहित्य सम्मेलन BA की डिग्री नहीं देता है, इसलिए हलफनामे में दी गई जानकारी गलत है। अगर वह उत्तमा को ही BA की डिग्री बता रहे हैं तो दोनों के पास करने वाले साल अलग अलग क्यों हैं? मतलब 2007 के हलफनामे में उत्तीर्ण करने वाला साल 1998 लिखा है, जबकि साल 2012 और 2014 के चुनावी हलफनामे में यही 1997 लिखा गया है। दिवाकर त्रिपाठी का कहना है कि मैंने स्थानीय थाना SSP से लेकर यूपी सरकार और केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए मुझे कोर्ट जाना पड़ा। फिलहाल यूपी डायरी में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार, मैं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी।